भाषाई कौशल्य, कौशल मतलब होता है स्किल, मतलब उसका गुण। तो भाषा एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने परंपरागत अनुभवों, विचारों तथा भावों की भली प्रकार प्रकटीकरण कर सकता है। वस्तुतः भाव, विचार और अनुभव के विनिमय से सामाजिकता की भावना का विकास होता है। सामाजिक भावना संगठन का कारण बनती है और संगठन से होती है बड़े बड़े परिवर्तन तथा परिवर्तन का फल होता है विकास। यदि मनुष्य के पास भाषा न हो तो उसमें सामाजिकता न होती, यदि उसमें यह सामाजिकता न होती तो उसकी यह विकास भी न किया होता और तब वह अन्य पशुओं की भांति दयनीय दशा में हो रहा होता। यानी कि हम लोग कर सकते हैं कि भाषा की विकास नहीं होता तो वह पशुओं की भली-भांति दयनीय दशा में रहता। इतना ही नहीं, अपूर्ति अति निर्बल प्राणी होने के कारण वह उनसे भी कहीं पीछे होता। जो इस कल्पना को निस्सार्थ करने का श्रेय भाषा को ही है। आज मानव संस्कृति उसकी उत्पन्न अव्यवस्था तक पहुंच गई है, उसका प्रमुख कारण भाषा है। भाषा मूल रूप से भावग्रह और भावाभिव्यक्ति का साधन है। व्यवहार भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उच्चारित रूप और दूसरा लिखित रूप। पहला उच्चारित रूप में भाषा का जो व्यवहार होता है उसके दो पक्ष होते हैं, ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्त पक्ष। पहला, जिन्हें सामान्य बोलचाल में हम सुनने और बोलना कह सकते हैं। हम सुनने कर किसी तत्व या विचार को ग्रहण करते हैं और अपने आंतरिक विचार तथा भावों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। और उच्चारित भाषा की सूक्ष्म इकाई ध्वनि होता है तथा लिपि चिन्हों के द्वारा इसे लिपिबद्ध किया जाता है। लिखित रूप में भाषा का जो प्रकार होता है उसके भी दो पक्ष है। पहला है ग्रहण और अभिव्यक्त। इस ग्रहण और अभिव्यक्त को हम पढ़ना और लिखना कहते हैं। लिखित भाषा के अंतिम इकाई वर्ग है जो उस भाषा के प्रतीक ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। जिस रूप में जिन वर्णों को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। पहला, भाषा के उच्चारित चारों तत्व। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना भाषाई कौशल्य कहलाता है। भाषाई कौशल्य, कौशल मतलब स्किल, भाषा का पहला स्किल है सुनना, किसी चीज को सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना भाषाई कौशल्य कहलाता है। भाषा शिक्षा में इन चारों कौशल्य के समन्वय विकास के लिए प्रयास किया जाता है। इसको दक्षता प्रदान करना भाषा कौशल्य के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति सर्वज्ञ विकास में इस भाषाई कौशल्य का काफ़ी महत्व है। भाषाई कौशल्य के ग्रहण पक्ष के अतिरिक्त सुनना और पढ़ना आता है। यह दोनों भाषा के मूर्त रूप है एवं हमारे चेतना प्रक्रिया के ही रूप है, जिसके अतिरिक्त भाषा का प्रवाह हमारे अंदर सचेतन रूप से भी चलता रहता है, जिसे ही ऑर्गेनिक और रिचार्ड ने भाषा की भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप कहा है। भावनात्मक भाषा हमारे भाव एवं संवेगों की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा बौद्धिक विचार एवं चिंतन की भाषा है, जिसके अंतर्दृश्य में भाषा के वे दोनों रूप अधिक प्रभावित होते हैं जिनको सुनना और पढ़ना शीघ्र आ जाता है।
सुनना या श्रवण भाषाई कौशल्य का प्रथम सोपान है। प्रारंभ में बालक अपने माता पिता को बोलना सुनता है और सुनकर समझने और अनुकरण कर बोलने का प्रयास करता है। फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे घर परिवार आस पड़ोस की भाषा सीख लेती है। भाषा की मानक रूप वह विद्यालय में जाकर सीखता है। मानक रूप यानी कि जैसे व्याकरण, संज्ञा, मतलब भाषा में शुद्ध भाषा कह सकते हैं मानक रूप को। अतः विद्यालय में अध्यापकों की सुनने की शैली ऐसा होनी चाहिए कि छात्र सुनकर पूरा अर्थ ग्रहण करता चले। अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्दों की उच्चारण पूर्व हो, शुद्ध हो और बालाघात स्वर्ण के आरोही तथा अनुतान का ऐसा प्रयोग करे कि वह छात्र के लिए अर्थ ग्रहण करने में सहायक हो। और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। हम श्रवण द्वारा ही दूसरों के कथन का अनुकरण करते हैं। अर्थबोध की प्रक्रिया में श्रवण प्रयोग होता है। अतः प्रारंभ में ही बच्चों को सुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है ना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास होगा। किसी बात को सुनना, उसके भावार्थ ग्रहण करने का वह प्रयास करेगा तथा उसमें शुद्ध बोलना तथा उच्चारण करने की आदत पड़ जाएगी। पढ़ना भाषा की यह दूसरा कौशल्य है। पढ़ना साधारणतः बोलचाल में पढ़ने का तात्पर्य होता है किसी पुस्तक, पत्र पत्रिका आदि को पढ़ लेना, किंतु भाषाई कौशल की दृष्टि से पढ़ने का मतलब है पठन कथन में ही अर्थ को समझ लेना, अर्थात अर्थ या भावनात्मक समझ जाते हुए पढ़ना। सभी पठन प्रक्रिया सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण होते हैं। विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे कौशल्य पठन है। पढ़ना सीख लेने के बाद ही बालक विद्यालय के सभी विषयों की पुस्तक की भली भांति पढ़ लेते हैं। पठन योग्यता के विकसित होने पर ही समस्त मानसिक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। मानव द्वारा अर्जित ज्ञान राशि लिखित रूप से विद्यमान है, जिसके प्रयोग पठन द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थजन का सबसे सरल सुलभ साधन पढ़ना है। निरंतर पढ़ने से हमारा पूर्वजित ज्ञान में संशोधन एवं परिवर्तन होते रहता है। पठन आनंद प्राप्त का सर्वोत्तम कथन है। शब्द भंडार की वृद्धि बहुत पठन पर ही निर्भर करती है। पठन का स्वर्ण, पठन को वाचन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वचन। पहला, जब बालक मौखिक तथा सस्वर वाचन के द्वारा पढ़ना सीख जाता है तो उसके अर्थबोध को विकसित करने के लिए मौन वचन का प्रयास करना जाता है। सस्वर वचन ही बालकों को शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करता है। सस्वर वचन द्वारा बालक आगे चलकर कौशल्य वक्ता भी बन जाता है। सस्वर वचन मौन वचन के लिए छात्र को उत्प्रेरित करता है। सस्वर वचन मौन वचन की पूर्व पीठिका है। भाव प्रकाश या भावाभिव्यक्ति की दो माध्यम हैं, बोलना और लिखना। मनुष्य बोलकर या लिखकर अपनी आंतरिक भाव एवं विचारों को प्रकट करती है। भावाभिव्यक्ति वह गुण है जिसमें मानव अपनी भावनाओं, तर्क या चिंतन को दूसरे में समझ रखता है। बोलना यह भाषा कौशल की द्वितीय सोपान है। भाषा कौशल्य वह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बालक वातावरण, भाषण, वचन, वाद विवाद, प्रश्न उत्तर, कविता, पाठ और आदि इस निर्देश के द्वारा अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करे। बालकों की अभिव्यंजनावाद कौशल्य के विकास के लिए निम्नलिखित
उपाय किए जाना चाहिए। पहला है विभिन्न विषय पर वार्तालाप। बालकों अपने भावों को शुद्ध भाषा, स्पष्ट तथा परिमार्जित शैली में अभिव्यक्त कर सके, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में वार्तालाप की कला की सशक्तता हाथ रहती है। वार्तालाप करते समय अध्यापक को भी उपस्थित रहना चाहिए, जिससे बालकों का संकोच, उनके झिझक तथा आत्मीयता की भावना समाप्त हो जाएगी। अध्यापक जिसमें कि विभिन्न विषय में वार्तालाप करते हैं तो अपने माँ बाप को भी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की झिझक, डर सभी खत्म हो सकता है। दूसरा है चित्र में मौलिक आत्म प्रकाश के शिक्षण में चित्र का सहयोग होना चाहिए। चित्र को दिखलाकर उनकी वंजन करवाने में छात्र की आत्म प्रकाश का सुंदर अवसर मिलता है। तीसरा कहानी आत्मीयता की शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ साधन है। छात्र को कहानी सुनने की रुचि और आनंद का अनुभव होता है। चौथा अभिनय अथवा नाटकीयकरण। इसके छात्र द्वारा आध्यात्मिक वेद की सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। पांचवा वाद विवाद प्रतियोगिता। आत्माभिव्यक्त का यह भी प्रभावपादक साधन है। वाद विवाद दो प्रकार के होते हैं। पहला कला प्रतियोगिता तथा निबंध प्रतियोगिता। दूसरा भाषण अथवा व्याख्यात्मक आत्म प्रकाश का अदृश्य उत्कृष्ट साधन है। सातवां सामूहिक विचार विमर्श। किसी समस्या, घटना एवं विचार को स्पष्ट करने के लिए विद्यालय में सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन करना चाहिए। आठवां प्रश्न उत्तर। छात्र में प्रदत्त पाठ को जितना समझा है उनकी जांच में उतना ही कक्षा में विभिन्न प्रश्न पूछने चाहिए। नौवां अंतरिक्ष। विद्यालयों में अंतरिक्षों की भी प्रधानता देनी चाहिए। छात्र की मौलिक अभिव्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान करने में उनकी भाषा दोष दूर हो जाएगी। लिखना यह भाव प्रकाश या सर्वोत्कृष्ट तथा अंतिम साधन है, जिसके द्वारा छात्र अपने भाव और विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रारंभ में लिखने के ढंग, चित्र देखना, वर्ण एवं शब्दों की पहचान, उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना, सुरलेख श्रुतिलेख का अभ्यास करना आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। लिखित अभिव्यक्त के रूप में पात्र, प्रार्थना पत्र, जीवन कहानी, आत्मकथा तथा संवाद, भाषाई कौशल्य में शब्द निर्माण, शब्द युग्म, वाक्य रचना, मुहावरे, लोककृतियाँ, विराम चिन्ह, अनुच्छेद हैं अनुसार तथा ग्रहण शक्ति के अनुसार उनकी ज्ञान छात्र को देना चाहिए, जिससे उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी तथा वे प्रभावपादक ढंग से अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। वह प्रश्नानुसार अवश्य गति से लिख सकेंगे। अपने लेखनी में विराम चिन्ह की यथाचित प्रयोग कर सकेंगे। लेखन कार्य में अनुच्छेद रचना ठीक प्रकार से कर सकेंगे। वे व्याकरण समस्त शुद्ध शब्द का प्रयोग कर सकेंगे। वे प्रश्नानुसार प्रयुक्त शब्दों, मुहावरे तथा श्रुतियों की शब्द प्रयोग कर सकेंगे। वे विषय तथा अभिव्यक्त में के रूप में अनुकरण शैली का प्रयोग कर सकेंगे। ये थी भाषाई कौशल्य, भाषा की कौशल्य, भाषा की स्किल, एबिलिटी क्या क्या है, मतलब भाषा में कौन से कौशल्य है जिससे कि बच्चे अपनी भाषा को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकें और वह आसानी से बोल सकें।